हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल ई शिक्षा। आज से हम शुरू करेंगे पॉलिटी के मोस्ट 500 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का एक सीरीज, जिसमें से आज पार्ट 1 हम लेके आ रहे हैं। चलिए पार्ट 1 शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, चेयरमैन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ड्राफ्टिंग कमिटी एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस वाज। क्वेश्चन में ये पूछा गया है कि इंडिपेंडेंस के टाइम कॉन्स्टिट्यूशन ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन कौन थे। ऑप्शन ए बी आर आम्बेडकर, ऑप्शन बी एस राधाकृष्णन, ऑप्शन सी जे एल नेहरू, जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन डी सरदार पटेल। आंसर इज ऑप्शन ए बी आर आम्बेडकर। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2। द वर्ड इकोनॉमिक जस्टिस इज फाउंड इन। ऑप्शन ए प्रियम्बुल, ऑप्शन बी प्रियम्बुल एंड फंडामेंटल राइट्स, ऑप्शन सी प्रियम्बुल फंडामेंटल राइट्स डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स, ऑप्शन डी प्रियम्बुल डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स। आंसर इज ऑप्शन डी प्रियम्बुल डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3। द इंस्पिरेशन ऑफ लिबर्टी, इक्वालिटी एंड फ्रैटर्निटी वाज डिराइव्ड फ्रॉम। ऑप्शन ए अमेरिकन रिवॉल्यूशन, ऑप्शन बी फ्रेंच रिवॉल्यूशन, ऑप्शन सी रशियन रिवॉल्यूशन, ऑप्शन डी नॉन ऑफ दिस। क्वेश्चन में ये पूछा गया है कि लिबर्टी, इक्वालिटी एंड फ्रैटर्निटी ये कहाँ से डिराइव किया गया था। सही आंसर आएगा इसका ऑप्शन बी फ्रेंच रिवॉल्यूशन। फ्रेंच रिवॉल्यूशन से लिबर्टी, इक्वालिटी एंड फ्रैटर्निटी डिराइव हुआ था। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4। टाइल डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी इंक्लूड इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया हैव बीन इंस्पायर्ड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ। ऑप्शन ए यूएसए, ऑप्शन बी आयरलैंड, ऑप्शन सी कनाडा, ऑप्शन डी ऑस्ट्रेलिया। क्वेश्चन में यह पूछा गया है कि जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में टाइल डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी इंक्लूड किया गया है वो कौन से देश से इंस्पायर्ड होके इंक्लूड किया गया था। तो इसका ओरिजिनल आंसर आ जाएगा ऑप्शन बी आयरलैंड। लेकिन इसके साथ हमको बहुत सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स याद रखने पड़ेंगे, जैसे कि यूएसए, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, इनमें से भी कौन कौन सा पॉलिसी आके कॉन्स्टिट्यूशन में ऐड हुआ था उसको भी याद रखिए। जैसे यूएसए से हम पहले जानते हैं, यूएसए से फंडामेंटल राइट्स, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में जो फंडामेंटल राइट्स ऐड है वो यूएसए से लिया गया है। कनाडा से क्या लिया गया है, क्वासी फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर बिटवीन सेंट्रल गवर्नमेंट एंड स्टेट। उसके बाद जानते हैं ऑस्ट्रेलिया से भी क्या लिया गया है, ऑस्ट्रेलिया से कॉन्करेंट लिस्ट लैंग्वेज ऑफ प्रियम्बुल, ये ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। और आयरलैंड से भी और एक चीज़ लिया गया है जिसको बोलते हैं इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट और नॉमिनेशन ऑफ मेंबर्स ऑफ राज्यसभा, ये आयरलैंड से भी लिया गया है। डीपीएसपी जो है डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी जो क्वेश्चन में पूछा गया है, और इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट, ये दो आयरलैंड से लिया गया है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। द प्रोहिबिशन टू ट्रैफिक इन ह्यूमन बींग्स एंड बेगार कम्स अंडर। ऑप्शन ए आर्टिकल 22, ऑप्शन बी आर्टिकल 23, ऑप्शन सी आर्टिकल 24 एंड ऑप्शन डी आर्टिकल 25। आंसर से जाने से पहले हम ये जानते हैं कि आर्टिकल 23 एंड 24 इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन पे क्या लिखा गया है कि राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन। आर्टिकल 23-24 पे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन पे लिखा गया है राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन। इसका जो आंसर आएगा वो आएगा आंसर बी आर्टिकल 23। और आर्टिकल 24 पे क्या लिखा गया है, प्रोहिबिशन ऑफ एक्सप्लॉयटेशन ऑफ चाइल्ड ऑन द 14 ईयर्स ओल्ड इन फैक्ट्री, माइंस एंड अदर वर्क। आर्टिकल 24 पे ये लिखा गया है। और इसका जो आंसर है आर्टिकल 23, उसमें क्या लिखा गया है, द प्रोहिबिशन टू ट्रैफिक इन ह्यूमन बींग्स एंड बेगार कम्स अंडर, ये आता है आर्टिकल 23 पे। इसको याद रखिए अच्छे से। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। द राइट टू प्रॉपर्टी इज ए। ऑप्शन ए लीगल राइट, ऑप्शन बी फंडामेंटल राइट, ऑप्शन सी फ्री राइट्स, ऑप्शन डी यूनिवर्सल राइट। इसमें पूछा गया है राइट टू प्रॉपर्टी किसके अंदर आता है। आंसर जाने से पहले हम कुछ इंपॉर्टेंट्स डिस्कस कर लेते हैं, जिसको आप नोट करके रख सकते हो कि राइट्स कितने टाइप के होते हैं। पास्ट में आर्टिकल 31 क्या था ये सब पहले जानते हैं। राइट्स होते हैं 6 टाइप के, 6 टाइप्स ऑफ राइट। क्या क्या होते हैं, पहला आता है राइट टू इक्वालिटी, सेकंड आता है राइट टू फ्रीडम, थर्ड आता है राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, फोर्थ आता है राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, फिफ्थ आता है कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट, सिक्स्थ आता है राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज,
और आर्टिकल 31 और जो पास्ट में था तो वो एक फंडामेंटल राइट्स था, लेकिन 1979 में 44th अमेंडमेंट एक्ट के दौरान इट कम्स अंडर द लीगल राइट्स, जो कि हो गया आर्टिकल 300A हो गया वो। ठीक है, इसको याद रखिए, बहुत सारे इंपॉर्टेंट से पॉइंट्स है। और ये जो क्वेश्चन का आंसर जो आएगा वो आएगा ऑप्शन ए, लीगल राइट्स। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। व्हाट इज द मिनिमम परमिसेबल एज फॉर एम्प्लॉयमेंट इन एनी फैक्ट्री और माइन? गवर्नमेंट के द्वारा मिनिमम परमिसेबल एज कोई फैक्ट्री और माइन में काम करने के लिए ये पूछा गया है क्वेश्चन पे। ऑप्शन ए 12, ऑप्शन बी 14 ईयर्स, ऑप्शन सी 16 ईयर, ऑप्शन डी 18 ईयर्स। इसका आंसर आएगा ऑप्शन बी 14 ईयर्स। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8। द रिट ऑफ प्रोहिबिशन इज इशूड बाय द सुप्रीम कोर्ट और ए हाई कोर्ट अगेंस्ट। ऑप्शन देख लेते हैं क्या क्या है। ऑप्शन ए जुडिशियल एंड क्वासी जुडिशियल अथॉरिटी, ऑप्शन बी एडमिनिस्ट्रेटिव एंड जुडिशियल अथॉरिटीज, ऑप्शन सी एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटीज एंड प्राइवेट इंडिविजुअल्स, ऑप्शन डी एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटीज एंड गवर्नमेंट। क्वेश्चन में ये पूछा गया है तो रीट ऑफ प्रोहिबिशन जो इशू किया जाता है सुप्रीम कोर्ट और ए हाई कोर्ट, इन दोनों के द्वारा जो रीट ऑफ प्रोहिबिशन इशूड किया जाता है किसके अगेंस्ट इशू किया जाता है। हम पहले ये जानते हैं कि ये जो रीट है सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट का इशू जो होता है, ये रीट वो किस अंडर आर्टिकल, कौन से अंडर के आर्टिकल में आता है। पहले हम देखते हैं सुप्रीम कोर्ट जो इशू करता है रीट, ये कम्स अंडर आर्टिकल 32। हाई कोर्ट कैन इशू द रीट विच कम्स अंडर आर्टिकल 226। ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है, ये सबको याद रखना पड़ेगा क्योंकि इसके ऊपर भी क्वेश्चन आता है एग्जाम पे। सुप्रीम कोर्ट इशू करता है रीट, वो आता है आर्टिकल 32 के अंदर। हाई कोर्ट जो इशू करता है रीट, वो आता है आर्टिकल 226 के अंदर। क्वेश्चन जो पूछा गया उसका आंसर क्या आएगा? आंसर ए, जो ऑप्शन ए है, जुडिशियल एंड क्वासी जुडिशियल अथॉरिटीज। ओके, उसके बाद और एक इंपॉर्टेंट याद रखिए, डॉक्टर बी आर आम्बेडकर बोले थे कि आर्टिकल 32 इज द हार्ट एंड सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। जब क्वेश्चन में अगर कोई पूछा जाएगा कि हार्ट एंड सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कौन सा आर्टिकल है, तो आर्टिकल 32 होगा। कौन बोले थे? डॉक्टर बी आर आम्बेडकर बोले थे। ये सब याद रखना पड़ेगा। रीट कितने टाइप का होता है? 5 तरह का रीट्स होता है, आगे देखेंगे इसके बारे में डिटेल्स में। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9। हु इज द हाईएस्ट लॉ ऑफिसर ऑफ ए स्टेट? ऑप्शन ए अटॉर्नी जनरल, ऑप्शन बी एडवोकेट जनरल, ऑप्शन सी सोलिसिटर जनरल, ऑप्शन डी सेक्रेटरी जनरल, लॉ डिपार्टमेंट। ये बहुत सा सिंपल सा क्वेश्चन है, सबको पता होगा। हु इज द हाईएस्ट लॉ ऑफिसर ऑफ ए स्टेट? स्टेट के हाईएस्ट लॉ ऑफिसर को क्या बोला जाता है? एडवोकेट जनरल। लेकिन हम ये जानते हैं कि ये एडवोकेट जनरल को अपॉइंट कौन करता है? ये सब एक्स्ट्रा पॉइंट्स है, इसको नोट कीजिए। ये सब बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको नोट करके रखिए कि एडवोकेट जनरल को अपॉइंट करते हैं गवर्नर, ठीक है। और जो सेंटर का हाईएस्ट लॉ ऑफिसर होता है उनको क्या बोला जाता है? अटॉर्नी जनरल। अटॉर्नी जनरल जो है वो सेंटर का हाईएस्ट लॉ ऑफिसर होता है। उनको कौन अपॉइंट करता है? प्रेसिडेंट। अच्छे से याद रखिए, एडवोकेट जनरल को अपॉइंट करते हैं गवर्नर, अटॉर्नी जनरल को अपॉइंट करते हैं प्रेसिडेंट। और ये जो गवर्नर अपॉइंट करते हैं एडवोकेट जनरल को, कौन से आर्टिकल के अंदर आता है? 165। और जो अटॉर्नी जनरल को जो अपॉइंट करते हैं सेंटर पे, वो कौन से आर्टिकल के अंदर आता है? वो आर्टिकल 76। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। इंडिया फर्स्ट बजट वाज पास्ड बाय एन इंग्लिश मैन ऑन द लास्ट वर्किंग डे ऑफ फेब्रुअरी इन द ईयर। ऑप्शन ए 1859, ऑप्शन बी 1860, ऑप्शन सी 1861, ऑप्शन डी 1858। क्वेश्चन में ये पूछा गया है कि इंडियन फर्स्ट बजट जो पास हुआ था, जो इंग्लिशमैन किए थे लास्ट वर्किंग डे ऑफ फेब्रुअरी में, वो कौन सा ईयर था? ऑप्शन बी इज द राइट आंसर ईयर, 1860। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 से जाने से पहले एक और भी इंपॉर्टेंट याद रखते थे, ये कौन किए थे, इनका नाम, इंग्लिशमैन जो है उनका नाम क्या है? जेम्स विल्सन। वो ब्रिटिश थे, जेम्स विल्सन थे। और इंडिपेंडेंट इंडिया का अगर पूछा जाएगा, इंडिपेंडेंट इंडिया का फर्स्ट बजट, तो आप क्या बोलेंगे? R.K. सनमुखान सेट्टी। R.K. सनमुखान सेट्टी, इंडिपेंडेंट इंडिया का फर्स्ट बजट जो हुआ था। और बजट रिप्रेजेंट कौन करते हैं? फाइनेंस मिनिस्टर। सबको पता होगा, सिंपल सा है, बजट रिप्रेजेंट करते हैं फाइनेंस मिनिस्टर। अभी हमारा फाइनेंस मिनिस्टर कौन है?
फाइनेंस मिनिस्टर का नाम क्या है? अभी सबको पता होगा। आप कमेंट में पता कीजिए, कमेंट में बताइए फाइनेंस मिनिस्टर का नाम क्या है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11। द quorum required to hold meetings of the legislative chambers is what fraction of the total membership of the house? ऑप्शन ए 1/3, ऑप्शन बी 1/4, ऑप्शन सी 1/6, ऑप्शन डी 1/10। विधानमंडलों की बैठकों को आयोजित करने के लिए हाउस का जो टोटल मेंबर्स है उनमें से कितने मेंबर्स उपस्थित होना चाहिए, ये इसका मीनिंग है। इसका आंसर क्या आएगा? ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, 1/10। और ये आता है आर्टिकल 100 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, आर्टिकल 100 में आता है ये। नेक्स्ट चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12। ए मनी बिल पास्ड बाय द लोकसभा हैज टू बी पास्ड बाय द राज्यसभा विद इन, ऑप्शन ए 14 डेज, ऑप्शन बी 21 डेज, ऑप्शन सी 1 मंथ, ऑप्शन डी 3 मंथ। क्वेश्चन में ये पूछा गया जो मनी बिल पास किया जाता है लोकसभा के द्वारा और राज्यसभा के द्वारा पास किया जाता है वो कितने दिन के अंदर, कितने दिन के अंदर, ये पूछा गया है क्वेश्चन पे। आंसर आएगा ऑप्शन ए जो कि राइट आंसर 14 डेज। और इसके साथ हम इंपॉर्टेंस याद रखते हैं। इंपॉर्टेंस है मनी बिल का आर्टिकल नंबर क्या है? मनी बिल का आर्टिकल नंबर आएगा 110। और एक क्वेश्चन आ सकता है लोकसभा या राज्यसभा कौन सिर्फ मनी बिल को इंट्रोड्यूस करते हैं, कौन दोनों हाउस में से कौन मनी बिल को इंट्रोड्यूस करते हैं? आंसर आएगा जो मनी बिल्स ओनली इंट्रोड्यूस्ड बाय लोकसभा, सिर्फ लोकसभा में इंट्रोड्यूस किया जाता है। स्पीकर डिसाइड वेदर इट इज ए मनी बिल और नॉट। लोकसभा जो स्पीकर है वो डिसाइड करेंगे ये मनी बिल है कि नॉट, नहीं है। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13। अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द इंडिया द मैक्सिमम मेंबर्स ऑफ मेंबर्स representing the union territories in the Lok Sabha cannot exceed, option A 10, option B 15, option C 20, option D 25। इसका करेक्ट आंसर आया, करेक्ट आंसर आएगा ऑप्शन सी 20। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14। हाउ मेनी मेंबर्स ऑफ लोकसभा मस्ट सपोर्ट ए मोशन ऑफ नो कॉन्फिडेंस इन द गवर्नमेंट बिफोर इट कैन बी एडमिटेड बाय द स्पीकर? ऑप्शन ए 20, ऑप्शन बी 25, ऑप्शन सी 35, ऑप्शन डी 50। क्वेश्चन में ये पूछा गया है कि लोकसभा के कितने मेंबर्स का सपोर्ट चाहिए, कितने मेंबर्स उसको पास करेंगे। किसको पास करेंगे? जो नो कॉन्फिडेंस से, मोशन ऑफ नो कॉन्फिडेंस, गवर्नमेंट का मोशन ऑफ नो कॉन्फिडेंस, उसको पास करने के लिए लोकसभा के कितने मेंबर्स उसको पास करने की अनुमति देंगे बिफोर इट कैन एडमिटेड बाय द स्पीकर? ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, 50। ओके, नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15। द राज्यसभा हैज ए लाइफ ऑफ, ऑप्शन ए 6 ईयर, ऑप्शन बी 3 ईयर्स, ऑप्शन सी परमानेंसी, ऑप्शन डी 5 ईयर्स। इसमें पूछा गया है कि राज्यसभा का लाइफ कितना है, ये नहीं कि राज्यसभा के मेंबर्स का लाइफ कितना है। क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ेंगे उसके बाद ही आंसर देंगे। राज्यसभा का लाइफ कितना है? ऑप्शन सी इज द राइट आंसर हियर अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। परमानेंसी, राज्यसभा के जो सदस्य हैं उनका लाइफ है 6 साल होता है और वो जो सदस्य रहते हैं 1/3 ऑफ राज्यसभा मेंबर जो रहते हैं वो हर 2 साल में चेंज होते रहते हैं। समझ गए? और राज्यसभा का चेयरमैन कौन है? ये सिंपल का क्वेश्चन है, उसको याद रखेंगे। राज्यसभा का चेयरमैन कौन है? वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, वो राज्यसभा के चेयरमैन है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 16। मनी बिल कैन बी इंट्रोड्यूस्ड इन, ऑप्शन ए लोकसभा, ऑप्शन बी राज्यसभा, ऑप्शन सी आइदर लोकसभा और राज्यसभा, ऑप्शन डी नॉन ऑफ दिस। ये पहले ही थोड़ी देर पहले हम लोग डिस्कस किए थे। आंसर रहेगा सिंपल है लोकसभा, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। ये कौन से आर्टिकल के अंदर आता है? अभी हम थोड़ी देर पहले हम डिस्कस किए थे कौन से आर्टिकल के अंदर आता है। देखिए आप लोग कमेंट करके बताइए कौन से आर्टिकल के अंदर आता है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स डज नॉट हैव ए बाइकैमरल लेजिस्लेचर? ऑप्शन ए बिहार, ऑप्शन बी कर्नाटका, ऑप्शन सी राजस्थान, ऑप्शन डी महाराष्ट्र। आंसर जाने से पहले हम लोग पहले ये डिस्कस करते हैं कि कितने स्टेट्स में लेजिस्लेटिव काउंसिल है। इंडिया के कितने स्टेट्स में है? सिर्फ 6 स्टेट में है लेजिस्लेटिव काउंसिल। वो कौन कौन है? बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिए, नोट करके रखिए, इसमें क्वेश्चन आता है बहुत। ऑप्शन ए जो 1 नंबर पे आता है वो आता है यूपी उत्तर प्रदेश, 2 नंबर पे आता है बिहार, 3 नंबर पे आता है महाराष्ट्र,
4 नंबर पे आता है कर्नाटका, 5 नंबर पे आता है तेलंगाना, 6 नंबर पे आता है आंध्र प्रदेश। इसको आप ऐसे एक शॉर्ट फॉर्म में याद रख सकते हैं, जैसे कि BMKTAU। BMKTAU, बी पे होता है बिहार, एम पे होता है महाराष्ट्र, के पे होता है कर्नाटका, टी पे होता है तेलंगाना, ए पे होता है आंध्र प्रदेश, यू पे होता है उत्तर प्रदेश। ठीक है, अब इसका आंसर कौन सा आएगा? ऑप्शन सी, राजस्थान इज द राइट आंसर हियर। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 18। हु एमंग द फॉलोइंग हैज ए राइट टू अटेंड द लोकसभा सेशन थ्रो ही इज नॉट ए मेंबर? जो मेंबर नहीं होते हुए भी उनके पास राइट है अटेंड करने के लिए लोकसभा का सेशन। क्वेश्चन में ये पूछा गया है। ऑप्शन देख ले क्या आता है। ऑप्शन ए चीफ जस्टिस, ऑप्शन बी वाइस प्रेसिडेंट, ऑप्शन सी प्राइम मिनिस्टर, ऑप्शन डी अटॉर्नी जनरल। ऑप्शन डी है राइट आंसर, अटॉर्नी जनरल। इनको कौन अपॉइंट करते हैं ये मैंने अभी पहले ही बताए थे। अटॉर्नी जनरल को कौन अपॉइंट करते हैं इसको आप कमेंट सेक्शन में बताइए, लेकिन अटॉर्नी जनरल के ऊपर हम कुछ इंपॉर्टेंट और भी जान लेते हैं कि ये लोकसभा के अंदर ही कैन स्पीक, ठीक है, ही कैन स्पीक अपॉइंट टू एनी कमिटी ऑफ पार्लियामेंट, लेकिन ही कैंट वोट। ये इंपॉर्टेंट है, ये वोट नहीं कर सकते वहाँ पे। ठीक है, ये कहाँ पे मेंशन है, कौन से आर्टिकल के अंदर ये मेंशनड है? दिस इज मेंशनड ऑन आर्टिकल 88। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 19। हु एमंग द फॉलोइंग होल्ड्स ऑफिस ड्यूरिंग द प्लेजर ऑफ द प्रेसिडेंट? ऑप्शन देख लेते हैं क्या क्या है। ऑप्शन ए स्पीकर ऑफ लोकसभा, ऑप्शन बी प्राइम मिनिस्टर, ऑप्शन सी इलेक्शन कमिश्नर, ऑप्शन डी गवर्नर। आंसर रहेगा सिंपल है ऑप्शन डी गवर्नर, इसको याद रखिए। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 20। हु कैन इनिशिएट इम्पीचमेंट प्रोसीडिंग अगेंस्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया? कौन प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के अगेंस्ट में इम्पीचमेंट ऑफ इनिशिएट कर सकते हैं? क्वेश्चन में पूछा गया है। नेक्स्ट चलते हैं ऑप्शन को। ऑप्शन ए ओनली लोकसभा, ऑप्शन बी राज्यसभा, ऑप्शन सी एनी विधानसभा, ऑप्शन डी इधर हाउस ऑफ पार्लियामेंट। इसमें बहुत सारे इंपॉर्टेंट्स है, इसको लेके बहुत क्वेश्चन भी आते हैं, इसको हम डिस्कस करते हैं पहले। कि जो इम्पीचमेंट है, ये जो इम्पीचमेंट प्रोसीडिंग जो अगेंस्ट में है, जो क्वेश्चन में पूछा गया है, वो कौन से आर्टिकल के अंदर आता है? आर्टिकल 61। आर्टिकल 61 टेल्स अबाउट द इम्पीचमेंट ऑफ प्रेसिडेंट। ठीक है, और इसको पास करने के लिए क्या चाहिए? यहाँ पे क्वेश्चन के हिसाब से आंसर आएगा जो है ऑप्शन डी आइदर ऑफ पार्लियामेंट। लेकिन कितने मेंबर्स का साइन चाहिए? मिनिमम मेंबर्स तो होता है ना, कोई तो होगा, कोई मना करेगा, बहुत सारे मेंबर्स होंगे जो हाँ बोलेंगे, लेकिन मिनिमम मेंबर्स कितने लोगों का साइन चाहिए? इसको पास करने के लिए 1/4 मेंबर का साइन चाहिए। ठीक है, इसको याद रखिए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21। हाउ मेनी टाइप्स ऑफ इमरजेंसी हैव बीन विजुअलाइज इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया? ऑप्शन देख लेते हैं पहले। ऑप्शन 1, ऑप्शन ए 1, ऑप्शन बी 2, ऑप्शन सी 3, ऑप्शन डी 4। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको लेके बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम पे। पहले इसका जो इम्पोर्टेंस है उसको हम देख लेते हैं। कितने टाइप्स के इमरजेंसी है इंडिया में? 3 तरह का, 3 टाइप्स ऑफ इमरजेंसी। क्या क्या है वो? नेशनल इमरजेंसी, स्टेट इमरजेंसी एंड फाइनेंशियल इमरजेंसी। और ये नेशनल इमरजेंसी क्या है, किसके आर्टिकल के अंदर आता है? ये आता है आर्टिकल 352 के अंदर। और जो स्टेट इमरजेंसी है उसको क्या बोला जाता है? प्रेसिडेंट रूल भी बोला जाता है। प्रेसिडेंट रूल, स्टेट इमरजेंसी दोनों सेम है, आर्टिकल 356 के अंदर आता है। एंड अभी तक जो फाइनेंशियल इमरजेंसी है, जिसको इमरजेंसी के अंदर लिया जाता है, वो अभी तक इंडिया में अप्लाई नहीं हुआ है। ये कौन से आर्टिकल के अंदर आता है? आर्टिकल 360 के अंदर आता है। और नेशनल इमरजेंसी कितने बार अप्लाई हुआ है इंडिया में? ये क्वेश्चन आ सकता है, कितने बार अप्लाई हुआ है, कौन कौन से टाइम पे अप्लाई हुआ है, ये याद रखिए। नेशनल इमरजेंसी 3 बार अप्लाई हुआ है आज तक। एक हुआ था 1962 चाइना वॉर के टाइम, एक हुआ था 1971 पाकिस्तान वॉर के टाइम, ये होता है 1975 जो इंटरनल डिस्टर्बेंस के कारण इंदिरा गांधी जी ने अप्लाई किया था नेशनल इमरजेंसी। ठीक है, ये सब बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको नोट करके रखिए आप कहीं पे। आप एक नोट बनाइए, उस पर आप इसको नोट करके रखिए, जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हम बता रहे हैं ना उसको आप नोट करके रखिए। क्वेश्चन नंबर 22। सरकारिया कमीशन हैज़ बीन अपॉइंटेड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया टू रिपोर्ट ऑन। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा ये जो सरकारिया कमीशन अपॉइंट किया गया था, ये कौन सा रिपोर्ट देने के लिए अपॉइंट किया गया था? क्वेश्चन पे यही पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर का ऑप्शन है ए सेंटर स्टेट रिलेशन, बी इलेक्टोरल रिफॉर्म्स, सी इंटर स्टेट कॉन्फ्लिक्ट्स, डी ट्राइबल डेवलपमेंट। आंसर आ जाएगा ऑप्शन ए सेंटर स्टेट रिलेशन। सेंटर स्टेट रिलेशन
फॉर्म किया गया था, सरकारिया कमीशन जो भी फॉर्म हुआ था, अपॉइंट किया गया था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा, इस सेंटर स्टेट रिलेशन को रिपोर्ट करने के लिए किया गया था। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 23। द इंटर स्टेट काउंसिल हैज़ बीन सेट अप अंडर व्हिच आर्टिकल? कौन से आर्टिकल के अंदर इंटर स्टेट काउंसिल सेटअप किया गया था? ऑप्शन ए आर्टिकल 202, ऑप्शन बी आर्टिकल 165, ऑप्शन सी आर्टिकल 250, ऑप्शन डी आर्टिकल 263। ये इंटरस्टेट आर्टिकल का जो इंटरस्टेट काउंसिल है उसका चेयरमैन कौन है ये आपको पता रहना चाहिए, जो कि प्राइम मिनिस्टर हैं, वो इंटरस्टेट काउंसिल का चेयरमैन है, और ये आता है आर्टिकल नंबर 263 के अंदर। क्वेश्चन नंबर 24। सेपरेशन ऑफ जुडिशियरी फ्रॉम द एग्जीक्यूटिव इज एंजर्ड बाय? ऑप्शंस देखते हैं। ऑप्शन ए प्रिएम्बल, ऑप्शन बी डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स, ऑप्शन सी जुडिशियल डिसीजन, ऑप्शन डी 7th शेड्यूल टू द कॉन्स्टिट्यूशन। आंसर हो जाएगा डायरेक्टिव प्रिंसिपल, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। और यहाँ पे बहुत सारे चीज़ नोट करना है जो कि एग्जाम पे भी आते हैं, इंपॉर्टेंट चीज़। ये जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल जो है वो डायरेक्टिव प्रिंसिपल आर्टिकल 36 to 51 के अंदर आता है, और ये जो सेपरेशन ऑफ जुडिशरी जो क्वेश्चन में पूछा गया है ऑफ द एग्जीक्यूटिव, ये आता है आर्टिकल 50 पे। उस हिसाब से ये जो 36 to 51 है वो पार्ट 4 पे रिटर्न है, इसको अब याद रखना पड़ेगा। आर्टिकल 36 to 51 डायरेक्टिव प्रिंसिपल है, क्वेश्चन में जो पूछा गया सेपरेशन ऑफ जुडिशरी फ्रॉम द एग्जीक्यूटिव, ये आर्टिकल 50 के अंदर आता है, और ये पार्ट 4 पे रिटर्न है कॉन्स्टिट्यूशन में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25। Which is the highest and final judicial tribunal in respect of the Constitution of India? ऑप्शंस क्या क्या है? ए पे है सुप्रीम कोर्ट, बी पार्लियामेंट, सी प्रेसिडेंट, डी यूनियन। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए सुप्रीम कोर्ट। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 26। नंबर 26। हु इज एंटाइटल्ड टू इनिशिएट ए बिल फॉर कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स? ऑप्शन से स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज, बी लोकसभा, सी राज्यसभा, डी बोथ बी एंड सी। इसमें क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, जैसे कि कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स को जो बिल होता है उसको इनिशिएट करवाने के लिए किसके पास पावर होता है? इसका आंसर क्या आ जाएगा? लोकसभा एंड राज्यसभा। आंसर डी, जो डी पे है ऑप्शन, वो आंसर पे आ जाएगा बोथ बी एंड सी। और इसके साथ हम इंपॉर्टेंट्स जो भी याद रखेंगे वो भी याद रखना पड़ेगा, नोट करके रखिए। जैसे कि कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट आर्टिकल 368 के अंदर आता है, कौन से पार्ट में? 20 पार्ट 20 पे आता है आर्टिकल 368 के अंदर। और इसका ओरिजिनल जो था, पहले जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट था फर्स्ट टाइम जब हुआ था, उसमें कितना था? शेड्यूल 8 पार्ट जो था 22 पार्ट्स था, आर्टिकल था 395 आर्टिकल्स था जब ओरिजिनल फर्स्ट टाइम क्रिएट हुआ था। उस पर आर्टिकल 395 था, पार्ट 22 पार्ट था, और उसका शेड्यूल था 8। लेकिन अभी जो है प्रेजेंट पे, इसको याद रखिए अच्छे से, जो प्रेजेंट पे अभी है उस पर शेड्यूल है 12 और पार्ट है 25 और आर्टिकल है 448। इसको याद रखना पड़ेगा, इसको नोट करके रखिए, ये भी एग्जाम्स में आता है प्रेजेंट में कौन से शेड्यूल, कितने शेड्यूल और पार्ट आर्टिकल्स है अभी कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स का। क्वेश्चन नंबर 27 पे चलते हैं। द 9th शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया वाज एडेड बाय व्हिच अमेंडमेंट? तो 9th शेड्यूल जो है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का कब ऐड हुआ था, ये पूछा गया है। 92nd अमेंडमेंट में, फर्स्ट अमेंडमेंट में, 42nd अमेंडमेंट या 71st अमेंडमेंट? आंसर हो जाएगा आंसर ऑप्शन बी, जो कि है फर्स्ट अमेंडमेंट। और इस पर जो फर्स्ट अमेंडमेंट कब हुआ था, कौन से ईयर पे? 1951 पे हुआ था। तब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 28। पंचायती राज वाज स्टार्टेड इन व्हिच ईयर? पंचायती राज जो था वो कौन से ईयर पे स्टार्ट हुआ था? ऑप्शन है 1957, बी 1959, सी 1951, डी 1952। आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 1959। इसमें क्या क्या हुआ था, जैसे कि याद रखिए, 2 स्टेट में फर्स्ट टाइम के लिए लागू हुआ था, जो कि है राजस्थान, एंड राजस्थान का जो डिस्ट्रिक्ट है वो हो गया नौगरपुर, और जो सेकंड स्टेट था वो था आंध्र प्रदेश। जो राजस्थान का जो डिस्ट्रिक्ट है नगौर डिस्ट्रिक्ट है, उसको याद रखिए, नगरपुर नहीं नगौर डिस्ट्रिक्ट है। 2 अक्टूबर पे हुआ था 1959 को, और सेकंड वाला जो स्टेट है वो है आंध्र प्रदेश। यहाँ पे फर्स्ट टाइम के लिए इंट्रोड्यूस हुआ था। देखिए, हु वाज द कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइजर टू द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ इंडिया? क्वेश्चन नंबर 29 में जो पूछा गया है, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइजर कौन है इंडिया का अभी? ऑप्शन है डॉक्टर बी एन राव, ऑप्शन डी के एम मुंशी, ऑप्शन सी एम ई सेटलवाट, ऑप्शन डी डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। आंसर है ऑप्शन नंबर ए डॉक्टर बी एन राव। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 30।
द रिसेंट एक्सेप्टेंस ऑफ द मंडल कमीशन report by the central government constitutes how much percent of the jobs to be reserved for OBCs. ओबीसी के लिए कितना परसेंटेज जॉब को रिजर्व रखा जाएगा मंडल कमीशन के हिसाब से, ये पूछा गया है क्वेश्चन पे। ऑप्शन ए है 20, ऑप्शन बी 25, ऑप्शन सी 27, ऑप्शन डी 30। जैसे कि हम पहले ये जानते हैं कि मंडल कमीशन कब फॉर्म हुआ था। 1979 पे जनता पार्टी गवर्नमेंट के द्वारा ये हुआ था। मंडल कमीशन फर्स्ट टाइम के लिए हुआ था। इम्प्लीमेंट कब हुआ था? 1990 पे। किसके अंडर में? पीएम जो थे उस टाइम पे, प्राइम मिनिस्टर वीपी सिंह, उनके अंडर पे मंडल कमीशन इम्प्लीमेंट हुआ था 1990 पे। और जो क्वेश्चन पूछा गया उसका आंसर ऑप्शन नंबर सी 27। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। Which of the following constitutional provisions grants protection to persons who are arrested or detained? ऑप्शन है ऑप्शन ए आर्टिकल 19, ऑप्शन बी आर्टिकल 20, ऑप्शन सी आर्टिकल 21, ऑप्शन डी आर्टिकल 22। ऑप्शन कौन सा आएगा? ऑप्शन नंबर डी आर्टिकल 22 के अंदर यह है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 32। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल्स इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड दैट द स्टेट शैल एंडेवर टू सिक्योर ए यूनिफॉर्म सिविल कोड यूसीसी फॉर द सिटीजन्स थ्रू आउट द टेरिटरी ऑफ इंडिया? इसमें यह पूछा गया है कि यूसीसी जो है यूनिफॉर्म सिविल कोड, वो कौन से आर्टिकल के अंदर मेंशन्ड है। जैसे कि ऑप्शंस हम पहले देख लेते हैं। ऑप्शन ए आर्टिकल 41, ऑप्शन बी आर्टिकल 44, ऑप्शन सी आर्टिकल 46, ऑप्शन डी आर्टिकल 42। हम पहले यहाँ पे ये जान लेते हैं कि इंडिपेंडेंट इंडिया पे एक ही स्टेट है जहाँ पे यूसीसी इम्प्लीमेंट हुआ है, वो है उत्तराखंड। और कहाँ पे है इंडिया का? गोवा पे भी है, लेकिन वो ऑलरेडी इम्प्लीमेंटेड था। कब से? जब से पोर्तुगीज़ लोग कब्जा करके बैठे थे गोवा को, उस टाइम से वो लोग इम्प्लीमेंट कर दिए थे। लेकिन इंडिपेंडेंट इंडिया में जब पूछा जाएगा तो वो उत्तराखंड होगा। और यहाँ पे क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा? ऑप्शन नंबर बी आर्टिकल 44। नेक्स्ट क्वेश्चन हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 33। राइट टू स्ट्राइक इन द इंडियन कॉन्टेक्स्ट इज? ऑप्शन नंबर ए देखते हैं लीगल राइट, बी मोरल राइट, सी फंडामेंटल राइट, डी ह्यूमन राइट। यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए लीगल राइट। राइट टू स्ट्राइक इन द इंडियन कॉन्टेक्स्ट इज लीगल राइट। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 34। इन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग केसेस द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया हैज फिक्स्ड द अपर लिमिट ऑफ 50% फॉर रिजर्वेशन? पहले ऑप्शंस देखते हैं कि केशवनाथ भारती केस 1973, IR कोलियो केस 2007, पुत्तस्वामी केस 2017, इंदिरा सुहानी केस 1992। क्वेश्चन में क्या पूछा गया है? कौन सा क्वेश्चन में ये पूछा गया है कि कौन से जजमेंट में सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ये जजमेंट दिए थे कि अपर लिमिट 50% से ज़्यादा रिजर्वेशन नहीं हो सकता है। ऑप्शन जो है 4 ऑप्शन में से करेक्ट आंसर कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर डी इंदिरा सुहानी केस 1992, जो कि ऑल्सो नोन एज क्या है? मंडल वर्डिक्ट। ये कैसे हुआ था? ये जो फिक्स हुआ था, इसमें सुप्रीम कोर्ट में 9 जजों का कमेटी बैठा था। जैसे कि 9 जज थे उस कमेटी में, उसमें 6 जज उसको पास किए थे और 3 लोग अपोज किए थे। इसके हिसाब से ये केस रिजर्वेशन जो लिमिट है 50% का अपर लिमिट, वो पास हुआ था। इंदिरा सुहानी केस 1992, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। देन चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 35। द जस्टिस KT थॉमस कमेटी ऑफन सीन इन द न्यूज इज रिलेटेड टू? ऑप्शन ए प्रिवेंशन ऑफ ऑर्गेनाइज्ड ट्रांसनेशनल क्राइम, बी प्रिवेंशन ऑफ डैमेज टू पब्लिक प्रॉपर्टी, सी प्रोटेक्शन ऑफ फ्रैगाइल इकोसिस्टम्स इन वेस्टर्न घाट्स, डी पॉल्यूशन कंट्रोल मेजर्स इन द नेशनल कैपिटल रीजन। इसमें पूछा गया है जस्टिस KT थॉमस कमेटी जो है कौन से न्यूज़ को रिलेट करके देखा जाता है? ऑप्शन बी इज द राइट आंसर हियर, प्रिवेंशन ऑफ डैमेज टू पब्लिक प्रॉपर्टी। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 36। द फर्स्ट वुमेन गवर्नर ऑफ ए स्टेट इन फ्री इंडिया वाज? इसमें पूछा गया है कि फ्री इंडिया का फर्स्ट वुमेन गवर्नर कौन थे? फ्री इंडिया का फर्स्ट वुमेन गवर्नर जो कि पूछा गया है वो थे कौन थे? सरोजिनी नायडू। ऑप्शंस में भी आपको दिख रहा होगा ऑप्शन नंबर सी जो थे सरोजिनी नायडू। कौन से स्टेट का थे? यूपी के स्टेट का, उत्तर प्रदेश का। और उनको क्या बोला गया था? और एक भी बोला जाता है सरोजिनी नायडू को, जो बोला जाता है नाइटिंगेल ऑफ इंडिया। और जो सरोजिनी नायडू थे वो भी फर्स्ट इंडियन वुमेन प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस कानपुर सेशन के थे, जो कि 1925 पे हुआ था। ये भी याद रखिए, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से आता है क्वेश्चन। जैसे कि फर्स्ट इंडियन वुमेन थे 1925 पे, जो इंडियन नेशनल कांग्रेस के कानपुर सेशन में प्रेसिडेंट हुए थे। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 37। चीफ मिनिस्टर्स ऑफ ऑल द स्टेट्स आर एक्स ऑफिशियो मेंबर्स ऑफ द? क्या क्या ऑप्शन से? ऑप्शन ए प्लानिंग कमीशन,
ऑप्शन बी नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल, ऑप्शन सी इंटर स्टेट काउंसिल, ऑप्शन डी फाइनेंस कमीशन। इसमें आएगा ऑप्शन नंबर सी विच इज़ द राइट आंसर हियर, जो कि है इंटर स्टेट काउंसिल। और ये याद रखिए कि इंटर स्टेट काउंसिल का चेयरमैन कौन है, ये इंपॉर्टेंट है। इंटर स्टेट काउंसिल का चेयरमैन प्राइम मिनिस्टर है। और इंटर स्टेट काउंसिल का आर्टिकल नंबर क्या है ये भी याद रखिए, जैसे कि 263 आर्टिकल नंबर है 263, और चेयरमैन कौन है, प्राइम मिनिस्टर। ये इंपॉर्टेंट है बहुत। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 38, अंडर व्हिच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इज द प्रेसिडेंट्स रोल प्रोमुलगेटेड ऑन एनी स्टेट इन इंडिया। इसमें पूछा गया है कि कौन से आर्टिकल के अंदर आता है जो कि प्रेसिडेंट्स रोल कोई भी स्टेट में लगेगा, तो कौन से आर्टिकल के अंदर आता है कॉन्स्टिट्यूशन का। ऑप्शंस देखेंगे, ऑप्शन ए 326, ऑप्शन बी 370, ऑप्शन सी 380, ऑप्शन डी 356। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर हियर, 356 के अंदर यह आता है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 39, इलेक्शन टू द हाउस ऑफ द पीपुल एंड द लेजिस्लेटिव असेंबलीज ऑफ स्टेट्स इन इंडिया आर कंडक्टेड ऑन द बेसिस ऑफ। इसमें पूछा गया है कि लेजिस्लेटिव असेंबली जो स्टेट का होता है उनके लिए, और जो लोकसभा के लिए हाउस, इसमें पूछा गया, इसके हाउस का मतलब है लोकसभा, उसके लिए उनके लिए जो इलेक्शन कंडक्ट होता है कौन से बेसिस पे होता है। ऑप्शन ए सिंगल ट्रांसफरेबल वोट, ऑप्शन बी प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन, ऑप्शन सी लिमिटेड सफरेज, ऑप्शन डी अडल्ट फ्रेंचाइज। आंसर कौन सा हो जाएगा, आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी अडल्ट फ्रेंचाइज। और अडल्ट फ्रेंचाइज क्या है इसको समझना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि इसके ऊपर भी डायरेक्ट क्वेश्चन आता है। अडल्ट फ्रेंचाइज क्या है, अडल्ट फ्रेंचाइज है जो जिसको राइट टू वोट विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन ऑफ क्लास, कास्ट, रिलीजन एंड जेंडर, इन चारों के बिना डिस्क्रिमिनेशन के जो राइट टू वोट का आके उसको अडल्ट फ्रेंचाइज में जाता है। जैसे और भी एक है, जैसे कि राइट टू वोट शुड बी इक्वली अवेलेबल टू ऑल। और एक बात यहाँ पे याद रखने का बहुत ही ज़रूरी बात है, जैसे कि हम याद रख सकते हैं कि पहले जब फर्स्ट टाइम इंडिपेंडेंट इंडिया का जब पहले था वोटिंग एज लिमिट, वो था इलेक्शन के लिए 21 ईयर्स, लेकिन वो 61st अमेंडमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन इन 1988 पे जो 61st अमेंडमेंट हुआ था कॉन्स्टिट्यूशन पे, उसके बाद वो वोटिंग एज को लोअर करके 18 ईयर्स किया गया था। ये याद रखिए, ये भी क्वेश्चन आता है कौन से अमेंडमेंट में पास हुआ था, कौन से ईयर पे लोअर किया गया था। 61st अमेंडमेंट 1988 में वो 18 साल को किया गया था। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 40, द वाइस प्रेसिडेंट इज द एक्स ऑफिसियो चेयरमैन ऑफ द। ऑप्शन ए राज्यसभा, ऑप्शन बी लोकसभा, ऑप्शन सी प्लानिंग कमीशन, ऑप्शन डी नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल। ये ऑलरेडी हमने डिस्कस किया था पहले ही, सबको याद होगा शायद। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, जैसे कि राज्यसभा हो गया, और ये अवेलेबल है आर्टिकल नंबर 64 पे, ये भी याद रखिए आर्टिकल 64। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 41, which one of the following article deals with the appointment of the prime minister and other ministers? ऑप्शन ए आर्टिकल 76, ऑप्शन बी आर्टिकल 74, ऑप्शन सी आर्टिकल 75, ऑप्शन डी आर्टिकल 72। ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी आर्टिकल 75। और यहाँ पे एक बात और भी आप याद रखिए, जैसे कि प्राइम मिनिस्टर और अदर मिनिस्टर जो भी है उनका ओथ प्रेसिडेंट के द्वारा दिया जाता है। ये याद रखिए, प्राइम मिनिस्टर और अदर मिनिस्टर का ओथ प्रेसिडेंट के द्वारा दिया जाता है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 42, which one of the following article deals with the pardoning power of the president? ऑप्शंस देखते हैं, आर्टिकल 71 है, 74, आर्टिकल 72, 75, चार ऑप्शन है यहाँ पे। अब हमको इस हिसाब से हमको पता चलेगा कि कौन सा ऑप्शन सही है। यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी आर्टिकल 72। और यहाँ पे याद रखने वाली बात बहुत है, ज़रूरी बात, जो कि है गवर्नर भी पार्डन दे सकते हैं। जैसे कि प्रेसिडेंट के द्वारा पार्डनिंग पावर है, उस हिसाब से गवर्नर के पास भी पार्डनिंग पावर है, वो भी पार्डन दे सकते हैं। वो आर्टिकल नंबर 161 पे मेंशन्ड है, ये आर्टिकल नंबर 72 पे मेंशन्ड है प्रेसिडेंट का। लेकिन अगर डेथ पेनल्टी होगा, किसी को डेथ पेनल्टी लगा होगा, तो उसको गवर्नर पार्डन नहीं दे सकते, उसको सिर्फ प्रेसिडेंट दे सकता है। इसको याद रखना पड़ेगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 43, द प्रेशर ग्रुप ट्राइज टू प्रमोट the interests of their members by exerting pressure on option A executive, option B judiciary, option C legislative, option D all of the above। इसमें पूछा गया है जो प्रेशर ग्रुप है उनका इंटरेस्ट जो प्रमोट करते हैं वो किसके ऊपर एक्सर्टिंग प्रेशर देके प्रमोट करते हैं। इसमें ऑप्शन का जो आंसर आ जाएगा वो ऑप्शन डी होगा, ऑल ऑफ द अबव, एग्जीक्यूटिव, जुडिशियरी एंड लेजिस्लेटिव। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 44, the independence of judiciary in India constitution is taken from।
इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का जो इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी है कहाँ से लिया गया था? ऑप्शन ए है ब्रिटेन, ऑप्शन बी यूएसए, ऑप्शन सी साउथ अफ्रीका, ऑप्शन डी ऑस्ट्रेलिया। आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए हो जाएगा ब्रिटेन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 45। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग डिस्क्राइब्स इंडिया एज ए सेक्युलर स्टेट? ऑप्शन देख लेते हैं क्या क्या है। फंडामेंटल राइट्स, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, फिफ्थ शेड्यूल एंड प्रियम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। यहाँ पे बहुत सारे चीज़ याद रखना पड़ेगा, जैसे कि हो गया प्रियम्बुल, जो प्रस्ताव है, भूमिका इसको बोला जाता है हिंदी में, जिसको इसमें कितने 5 तरह का होते हैं, जैसे कि सोवरेन, सोशलिस्ट, सेक्युलर, डेमोक्रेटिक एंड रिपब्लिक। पहले थे 2, डेमोक्रेटिक एंड रिपब्लिक। जब 42nd अमेंडमेंट लाया गया एक्ट, जो 42nd अमेंडमेंट एक्ट था 1976 में, उसमें कौन कौन से ऐड किया गया, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिए। 3 ऐड किए गए थे 42nd अमेंडमेंट एक्ट 1976 में। 3 ऐड हुआ था, जो कि है सोवरेन, सोशलिस्ट एंड सेक्युलर, ये 3 ऐड हुआ था उस पर। और इस 42nd अमेंडमेंट एक्ट को भी मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी बोला जाता है। इसको याद रखिए, मिनी कॉन्स्टिट्यूशन किसको बोला जाता है? 42nd अमेंडमेंट एक्ट को। इसमें क्या क्या ऐड हुआ था? सोवरेन, सोशलिस्ट एंड सेक्युलर, और 1976 पे ये हुआ था। क्वेश्चन नंबर 46। व्हिच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट ए स्टैंडिंग कमिटी? ऑप्शन ए पब्लिक अकाउंट्स कमेटी, ऑप्शन बी एथिक्स कमेटी, ऑप्शन सी रेलवे कन्वेंशन कमेटी, ऑप्शन डी बिजनेस एडवाइजरी कमेटी। तो इसमें पूछा गया है कि कौन सा कमेटी स्टैंडिंग कमेटी नहीं है। सबको पता होगा, जैसे कि ऑप्शन नंबर सी रेलवे कन्वेंशन कमेटी स्टैंडिंग कमेटी नहीं है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 47 को। नीति आयोग केम इनटू इफेक्ट फ्रॉम? नीति आयोग कब से इफेक्ट पे आया था? इसका मतलब है कब से इसको अप्लाई किया गया था फर्स्ट टाइम। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो भी बहुत बार एग्जाम्स में आ भी चुका है। इसको इंपॉर्टेंट करके मार्क करके रखिए, जैसे कि नीति आयोग केम इनटू इफेक्ट फ्रॉम व्हिच डेट। पहले हम ये जानेंगे जो कि इंपॉर्टेंट है, बिफोर नीति आयोग कौन सा था? बिफोर नीति आयोग प्लानिंग कमीशन था हमारे इंडिया पे, जो कि 5 साल का प्लान करता था। प्लानिंग कमीशन के द्वारा 5 साल का प्लान होता था, उसके बाद उसको कार्यकारी किया जाता था। उस हिसाब से अगर हम देखेंगे, वो 12 टाइम्स फॉर्म हुआ है। प्लानिंग कमीशन 12 टाइम्स फॉर्म हुआ है। नीति आयोग जो हेड है वो कौन है? प्राइम मिनिस्टर। और नीति आयोग ने किसको रिप्लेस किया? प्लानिंग कमीशन को रिप्लेस किया। ठीक है, नीति आयोग ने प्लानिंग कमीशन को रिप्लेस किया। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नीति आयोग ने प्लानिंग कमीशन को रिप्लेस किया। कब रिप्लेस किया? 1 अप्रैल 2015 को रिप्लेस किया, जो कि इस क्वेश्चन का आंसर भी है। 1 अप्रैल 2014, ऑप्शन नंबर बी जो आंसर है। नीति आयोग ने प्लानिंग कमीशन को रिप्लेस किया। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 48। द पंचायत सिस्टम वॉज अडॉप्टेड टू? ऑप्शन ए टू डिसेंट्रलाइज द पावर ऑफ डेमोक्रेसी, ऑप्शन बी मेक पीपल अवेयर ऑफ पॉलिटिक्स, ऑप्शन सी एजुकेट द पीसेंट्स, ऑप्शन डी नॉन ऑफ दिस। इस पे हमको पूछा गया है, सिंपल सा क्वेश्चन है, द पंचायत सिस्टम किस लिए अडॉप्ट किया गया था? ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, टू डिसेंट्रलाइज द पावर ऑफ डेमोक्रेसी। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 49। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स हैव नो पंचायती राज इंस्टीट्यूशन एट ऑल? कौन सा स्टेट का पंचायती राज इंस्टीट्यूशन है ही नहीं? ऑप्शन से है नागालैंड, बी है आसाम, सी है केरला, डी है त्रिपुरा। आंसर हो जाएगा, सिंपल जो आंसर है, जो कि है ऑप्शन नंबर ए नागालैंड। उन पर इतना पॉपुलेशन ही नहीं है कि वो पंचायती राज को इंस्टीट्यूशन करे। नागालैंड का पॉपुलेशन ही इतना नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 50। हाई कोर्ट्स इशू रिट्स अंडर आर्टिकल। ये लास्ट क्वेश्चन है हमारे पार्ट 1 का, जो कि हाई कोर्ट्स इशू रिट्स अंडर आर्टिकल। ऑप्शन से 220, 221, 213, 226। हम तो पहले भी बात कर चुके हैं पहले क्वेश्चन पे, जैसे कि रीट कैसे इशू हुआ था डिटेल्स में। हाई कोर्ट जज जो अपॉइंट करते हैं, कौन अपॉइंट करते हैं हाई कोर्ट के जज को, ये याद रखने वाली बात है। जैसे कि प्रेसिडेंट इसको अपॉइंट करते हैं विथ कंसल्टिंग विथ चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। कैसे अपॉइंट करते हैं? खुद ब खुद अपॉइंट नहीं करते, विथ कंसल्टिंग विथ चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के साथ कंसल्ट करके प्रेसिडेंट हाई कोर्ट के जज को अपॉइंट करते हैं। ओथ कौन देते हैं हाई कोर्ट के जज को? गवर्नर ओथ देते हैं। सैलरी ऑफ द जज वो कहाँ से आता है? सैलरी ऑफ द जज आता है कंसोलिडेटेड फंड ऑफ द स्टेट। रेस्पेक्टिव स्टेट, जो स्टेट का वो हाई कोर्ट के जज हो गए, उसी स्टेट का कंसोलिडेटेड फंड से उनको सैलरी आता है। लेकिन और एक इंपॉर्टेंट बात है, जो उनका पेंशन जो आता है वो चेंज हो जाता है। जैसे कि कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, इंडिया के कंसोलिडेटेड फंड से हाई कोर्ट के जजेस को पेंशन आता है। ये याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। और यहाँ पे 15 और ये लास्ट क्वेश्चन आपके लिए है, जिसको आप कमेंट सेक्शन पे कमेंट करके आंसर बताएंगे। व्हिच आर्टिकल इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑन इंडिया प्रोवाइड्स फॉर द पोस्ट ऑफ कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, CAG? ऑप्शन ए आर्टिकल 148, ऑप्शन बी आर्टिकल 343, ऑप्शन सी आर्टिकल 266, ऑप्शन डी आर्टिकल 248।